हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल आरबीएस महाविद्यालय मेजा खास। स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्लांट पैथोलॉजी के बारे में कि प्लांट पैथोलॉजी क्या होता है, प्लांट पैथोलॉजी के फादर कौन है और प्लांट पैथोलॉजी का स्कोप क्या है एग्रीकल्चर में, और साथ ही साथ बात करेंगे कि प्लांट पैथोलॉजी का उद्देश्य क्या होता है। तो आइए देखते हैं। ये फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी है और इसके अंतर्गत हम बात करेंगे कि प्लांट पैथोलॉजी का इंट्रोडक्शन के बारे में। आज हम प्लांट पैथोलॉजी का पहली क्लास ले रहे हैं, तो ये सेकेंड सेमेस्टर का स्टूडेंट्स, आप सभी इसको ध्यान से डिस्कस करें मेरे साथ और देखिए। आज बात करते हैं क्या होता है प्लांट पैथोलॉजी। आइए देखते हैं कि प्लांट पैथोलॉजी, तो प्लांट पैथोलॉजी क्या होता है। यह कृषि विज्ञान का वह शाखा है जिसके अंतर्गत पौधों में होने वाले रोगों, जैसे कि बैक्टीरिया के द्वारा होता है या रोग किसी फंगस के द्वारा होता है या फिर वायरसेस के द्वारा होता है या नेमेटोड्स के द्वारा होता है या अबायोटिक फैक्टर्स के द्वारा होता है, जिसको टेम्परेचर हो गया, वाटर लॉजिंग हो गया या फिर न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसीज हो गया, यानी बायोटिक अबायोटिक दोनों फैक्टर्स के द्वारा अगर कोई रोग हो रहा है पौधों में तो क्यों हो रहा है, इन सारी चीज़ों का अध्ययन हम स्टेप बाय स्टेप अध्ययन करते हैं किसमें, प्लांट पैथोलॉजी में। यानी कृषि विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पौधों में होने वाले रोगों, उनके कारकों यानी फैक्टर्स, फंगस है, बैक्टीरिया है एंड वायरस, और रोग चक्र यानी डिजीज साइकिल के बारे में जानते हैं कि डिजीज साइकिल क्या होता है, और प्रसार यानी किस तरह से डिसिमिनेट करता है डिजीज, एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे फैलता है, और उनके प्रबंधन यानी देयर मैनेजमेंट का अध्ययन करते हैं। यानी पैथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ कॉजेज, सफरिंग, प्लांट स्टैंड एंड देयर मैनेजमेंट। यानी हम पौधों के रोग कैसे लग रहे हैं और उनका फैक्टर क्या है, यानी कारक क्या है, किस वजह से ये कोई भी रोग लग रहा है, उसका कॉजल ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं और उसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे। उस मैनेजमेंट करने से पहले हम ये देखते हैं कि प्लांट में उसका कोई भी पैथोजन जो लग रहा है वो किस नेचर का है, उसका नेचर कैसा है, वो कैसा इन्वायरमेंट उसको चाहिए, फेवरेबल इन्वायरमेंट जिससे कि किसी भी प्लांट में वो ग्रो कर जा रहा है। उसका डिजीज साइकिल क्या है। डिजीज साइकिल का मतलब ये है कि वो कोई भी पैथोजन हो, ग्रो करने के लिए मैंने बताया कि एक डिजीज ट्रायंगल होता है कि पैथोजन होना जरूरी है, साथ ही साथ फेवरेबल इन्वायरमेंट होना जरूरी है और होस्ट प्लांट जरूरी है। कोई भी पैथोजन ऐसे कॉज नहीं कर सकता जब तक उसको एक सुटेबल कंडीशन न मिले उसको, उसके स्पोर्स को ग्रो करने के लिए। तो पैथोजन्स, साथ ही साथ इन्वायरमेंट और एक होस्ट प्लांट। होस्ट प्लांट मतलब वो पैथोजन्स, वो रोग कारक जिस पे वो अटैक करने वाला है, जिस पे वो रोग अपना प्रदर्शित करेगा या फिर कॉज करेगा, वो होस्ट प्लांट होता है। जो रोगी पौधा होता है जिस पे वो अटैक कर लेता है फिर वो पौधा रोगी हो जाता है, तो वो उस पैथोजन्स के लिए वो पौधा क्या है, होस्ट प्लांट है। तो ये सारी चीजें जब एक कंडीशन में मिलती हैं किसी भी पैथोजन्स को तो वो डिजीज को यानी रोग को कॉज करता है। तो डिजीज साइकिल क्या होता है कि पहले वो किसी भी प्लांट में जाएगा, यानी स्पोर्स जो हैं पैथोजन्स के जो स्पोर्स होते हैं, बीजाणु होते हैं, वो डिसिमिनेट होंगे एक स्थान से दूसरे स्थान, चाहे वाटर के द्वारा या फिर एयर के द्वारा या फिर किसी ऑर्गेनिजम्स के थ्रू वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रांसफर होते हैं। तो वो डिसिमिनेट होगा, फिर उसके बाद वो उसका स्पोर्स होस्ट प्लांट के टच में आएगा। अब उस होस्ट प्लांट के टच में आने के बाद वो होस्ट प्लांट को डिटेक्ट करेगा कि जिस पे हम सुटेबल हैं या जिस प्लांट के लिए हम बने हैं कि हम हर पैथोजन्स सभी प्लांट्स पे कॉज नहीं कर सकते, वो किसी स्पेसिफिक प्लांट पे ही कॉज करते हैं। तो वो उस पैथोजन जो है वो अपने सुटेबल होस्ट प्लांट को डिटेक्ट करेगा। यदि है उसका होस्ट प्लांट तो वो एक ऐसे एंजाइम्स को सिक्रेट करेगा पैथोजन्स कि उसके जो एपिडर्मल सेल्स होते हैं वो डैमेज होंगे और फिर वो इंटर करेगा यानी पेनिट्रेट करेगा। पेनिट्रेट करेगा इंक्यूबेशन पीरियड के बाद वो क्या करेगा, पेनिट्रेट करेगा, अंदर की तरफ इंटर करेगा। फिर इंटर करने के बाद वो वहीं से फूड मटेरियल लेना शुरू करेगा और फिर अपना ग्रोथ बढ़ाएगा, यानी माइसीलियम को ग्रो करेगा। ढेर सारे माइसीलियम फंगस बनाते हैं तो माइसीलियम को ग्रो करेगा, या बैक्टीरिया है तो ढेर सारे स्पोर्स बनाना शुरू करेगा, वायरसेस है तो वो अपने ग्रोथ को बढ़ाना शुरू करेगा।
उसके बाद वो पूरे प्लांट में जब किसी लीव्स पार्ट में या फिर स्टेम पार्ट्स में अपना सिम्टम शो करेगा, यानी लक्षण को शो करेगा। ये है डिजीज साइकिल में बता रहा हूँ कैसे कैसे वो कॉज करता है किसी भी प्लांट में। तो वो क्या करेगा, सिम्टम शो करेगा, यानी लक्षण। और लक्षण क्या होता है, कोई भी रोग हो, डिजीज हो, एक अपना स्पेसिफिक सिम्टम्स दिखाता है। जैसे मैं बात करूंगा अभी प्लांट पैथोलॉजी में कि एक होता है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, तो उसका एक अलग सिम्टम्स है। अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, उसका एक अलग सिम्टम्स है। या फिर फायर ब्लाइट ऑफ पेयर, इसका एक अलग सिम्टम्स है। कैंकर डिजीज हो गया, सारे रोग, रस्ट ऑफ व्हीट हो गया, ये अलग अलग रोगों के सिम्टम्स, लक्षण होते हैं, जिससे कि हम आप देख करके पहचान सकते हैं कि ये रोग कौन सा रोग है, किस कॉजल ऑर्गेनिज्म से फैला हुआ है, ये फंगस है कि बैक्टीरिया है कि वायरस है कि नेमेटोड है। सारे रोगों का एक लक्षण होता है, यानी सिम्टम्स होता है। तो वो जब कॉलोनी बना लेगा, सिम्टम्स शो करेगा, और फिर उसके बाद वहीं से क्या करेगा, रोगी पौधे को नुकसान पहुंचाना शुरू करेगा, यानी पौधा रोगी हो जाता है। और वो एकदम, अगर उसका समय से मैनेजमेंट नहीं किया गया तो वो नुकसान कर देता है, पौधा बेकार हो जाता है, अल्टीमेटली हमारा प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाता है। तो हमने देखा कि प्लांट पैथोलॉजी क्या होता है, कृषि विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पौधों के रोगों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसके मैनेजमेंट के बारे में अध्ययन करते हैं, वो है आपका प्लांट पैथोलॉजी। अब है प्लांट पैथोलॉजी डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड। तो याद रखिए ये ग्रीक वर्ड है, एक है पैथोस, दूसरा है लोगोस। पैथोस मीन्स होता है सफरिंग एंड लोगोस मीन्स होता है स्टडी, यानी कोई भी पौधा किसी पीड़ा या किसी कष्ट से अगर वो सफर कर रहा है, उस चीज का अध्ययन हम करते हैं, स्टडी, यानी लोगोस मीन्स स्टडी, अध्ययन करते हैं, तो उसको बोलते हैं प्लांट पैथोलॉजी। और प्लांट पैथोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, और वो शब्द हैं ग्रीक। कौन कौन से, पैथोस एंड लोगोस। पैथोस का मतलब होता है सफरिंग एंड लोगोस का मतलब होता है स्टडी। अब बात करें हु इज द फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, तो आपको आंसर मिलेगा एंटोन डी वेरी। एंटोन डी वेरी जो हैं वो आपके प्लांट पैथोलॉजी यानी पादप रोग विज्ञान के पिता हैं, यानी फादर हैं। अब क्यों कहा जाता है कि एंटोन डी वेरी फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी हैं, तो मैं बता दूं आपको कि ये प्लांट पैथोलॉजी के फादर इसलिए हैं क्योंकि पहली बार इन्होंने लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो के बारे में डिटेल स्टडी किया। इसके पहले लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो यानी आलू का पछेती झुलसा जो रोग है, उसके बारे में जब लोग नहीं जानते थे कि किस कारण से फैलता है, तो उस समय एक बात लोगों के मन में ये था, किसानों के मन में या साइंटिस्ट के मन में, कि ये कोई पाला, कोहरा या फिर प्राकृतिक आपदा है जिसकी वजह से ये आलू का झुलसा रोग होता है। आप लोग सभी देखे होंगे ठंडियों के मौसम में जब कुहासा पड़ता है, पाला पड़ता है, उस समय पोटैटो यानी आलू में एक झुलसा रोग लग जाता है। तो बोलते हैं कि इसमें सिंचाई कर दीजिए ताकि ये इस रोग से बच जाए। तो पाला कुहासा जब पड़ता है तो वो पैथोजन जो फंगस है उसको एक फेवरेबल कंडीशन मिल जाता है, जिस वजह से वो ग्रो करता है और अपना सिम्टम शो करता है और वो प्लांट को बिल्कुल खराब कर देता है। तो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो ये किसी कारणवश नहीं, इन्होंने बताया ये कारण एक फंगस है जिसका नाम है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस। क्या नाम है? फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस। तो इन्होंने आलू झुलसा रोग पर एक गहन अध्ययन किया और प्रूव किया, ये सिद्ध किया कि ये कोई और कारक नहीं, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस, जो कि ये क्या है? फंगस है। ये फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस एक फंगस है जो कि ऊमाइसीड्स क्लास के अंतर्गत आता है और पेरनोस्पोरेल्स इसका ऑर्डर है और इसकी फैमिली है पेरनोस्पोरेसी। तो ये फंगस है। क्लासिफिकेशन जब आप पढ़ेंगे फंगस का, इस लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो का, तो उसमें आप जानेंगे। तो ये क्या था? फंगस, जिस वजह से ये लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो को कॉज करता था। तो ये किसने बताया, किसने प्रूव किया? एंटोन डी वेरी साहब ने। इसीलिए इनको बोला जाता है कि फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। एंड साथ ही साथ एक काम इन्होंने और किया था, व्हीट रस्ट ऑफ ब्लैक रस्ट लगता है ना गेहूं में, ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट, उसमें इन्होंने हेट्रोसियस नेचर ऑफ रस्ट
यानी हेट्रोसियस नेचर, यानी दो अलग अलग प्लांट को कॉज करता है। उसका होस्ट प्लांट दो प्लांट हैं। ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट जो फंगस के द्वारा लगता है, अलग अलग ब्लैक रस्ट होता है, ब्राउन रस्ट होता है, येलो रस्ट होता है, ये तीनों जो रस्ट होते हैं व्हीट के हेट्रोसियस नेचर के होते हैं। यानी इनका जो होस्ट प्लांट है, एक तो बारबेरी प्लांट है, दूसरा व्हीट प्लांट है, तो हेट्रोसियस नेचर के हुए। किसी एक प्लांट, ऑटोसियस नेचर के मतलब किसी एक होस्ट प्लांट पे ये कॉज करते हैं। हेट्रोसियस नेचर के मतलब वो अपनी लाइफ साइकिल एक प्लांट पे नहीं, एक से ज्यादा प्लांट पे कंप्लीट करते हैं, उसको बोलते हैं हेट्रोसियस नेचर। तो जो रस्ट ऑफ व्हीट है वो एक तो बारबेरी प्लांट पे लगता है और उसकी लाइफ साइकिल जो स्टेजेस है पूरी कंप्लीट नहीं हो पाती। अगला स्टेज वो किस पे लगता है, कंप्लीट करता है गेहूं पे। तो इसलिए इस रस्ट ऑफ व्हीट को बोलते हैं हेट्रोसियस नेचर। और इसको किसने पहली बार ये प्रूफ किया या बताया, किसने बताया? एंटोन डिवेरी साहब ने। तो एक चीज इन्होंने और दिया था, एंटोन डिवेरी नोन एज फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, he conducted detailed study of lead blight of potato and proved lead blight, यहाँ पोटैटो होना चाहिए, हाँ पोटैटो lead blight सही है, proved that fungus Phytophthora infestans was, ये highlighted होना चाहिए, Phytophthora infestans was the cause of the lead blight. The discovery of heterocious nature of black rust fungi was reported by him. ठीक है, इन्होंने पहली बार क्या बताया? हेट्रोसियस नेचर का है कौन? ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट। ये है सिम्टम्स। लेड ब्लाइट ऑफ पोटैटो के ये सिम्टम्स होता है कि सर्कुलर, ऐसे देखिए सर्कुलर स्पॉट्स बनेंगे, इरेगुलर स्पॉट्स बनेंगे, कहीं सर्कुलर कहीं इरेगुलर होगा, लेकिन लीव्स पे बनेगा, साथ ही साथ ये स्टेम पे भी इसका सिम्टम्स शो होता है। तो ये लेड ब्लाइट ऑफ पोटैटो ये किसका है? आलू का पत्ती है। इस पे आप देख सकते हैं मार्जिन्स पे स्टार्ट होता है, और मार्जिन्स यानी किनारे पे, और यहाँ से शुरू होकर के पूरे लीफ पार्ट से स्टार्ट बनता है, फिर वो स्टेम पे भी जाके अपना इफेक्ट दिखाता है। ये देखिए, जब ज़्यादा सीवियर कंडीशन हो जाता है तो इस तरह से झुलस जाता है पत्ती, और स्टेम भी कहीं कहीं झुलस के काला पड़ जाता है, तो पौधा क्या हो जाता है? बिल्कुल खराब हो जाता है। तो पोटैटो का जो प्रोडक्शन है वो नहीं हो पाता है। ये लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। एक होता है अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, अल्टीनेरिया सोलेनाई उसका कॉजल ऑर्गेनिजम्स है। सेम ऐसा ही है, बस थोड़ा सा सिम्टम्स में उसमें डिफरेंस होता है। ठीक है, ये है स्कोप ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। प्लांट पैथोलॉजी का स्कोप। अच्छा, मैं प्लांट पैथोलॉजी का आज मैंने पहला क्लास लिया, इसमें आपको बताया कि प्लांट पैथोलॉजी का होता क्या है, उसका डेफिनेशन और फादर कौन है, किनको प्लांट पैथोलॉजी का पिता माना जाता है। लेकिन अब नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, यानी जो हिस्टोरी क्या है, प्लांट पैथोलॉजी के कौन कौन अलग अलग रिसर्च किए हैं, अलग अलग साइंटिस्ट, कौन कौन से साइंटिस्ट हैं जो अलग अलग पौधे पे अलग अलग रोगों पे काम किया है और उन्होंने कुछ टर्म दिया है। इन सब के बारे में नेक्स्ट क्लास में आपके साथ डिस्कस करेंगे। स्कोप क्या है? प्लांट पैथोलॉजी का कृषि में बहुत बड़ा स्कोप है। पहला है बीमारियों की पहचान और अध्ययन करना, यानी डायग्नोसिस एंड स्टडी ऑफ द डिजीज। तो अगर प्लांट पैथोलॉजी हम नहीं पढ़ेंगे तो हम कैसे जान पाएंगे कि प्लांट पैथोलॉजी के रोग, यानी जो रोग लगते हैं पौधों में, कहने का मतलब ये है कि जो रोग लग रहे हैं उनका कारक क्या है, यानी किस वजह से लग रहे हैं, और वो जो फैक्टर है कॉजल ऑर्गेनिजम्स हैं, उस कॉजल ऑर्गेनिजम्स का मैनेजमेंट कैसे करेंगे। और मैनेजमेंट करने से पहले, यानी रोग का प्रबंधन करने से पहले हम उसका नेचर जानेंगे कि वो किस नेचर का है, कौन सा इन्वायरमेंट में वो ज़्यादा ग्रो करता है, या फिर वो उसका सिस्टम कैसा है, किस तरह से वो कॉज कर रहा है, कैसे कैसे वो फैल रहा है, कौन से प्लांट में ज़्यादा वो कॉज कर रहा है, हम उसको कौन सा कंडीशन प्रोवाइड करा दें कि वो नहीं फैलेगा। ठीक है, उसके स्पोर्स मर जाएंगे, या फिर ऐसा फेवरेबल कंडीशन ही ना दें कि जिससे वो रोग पैदा ही ना हो, किसी भी प्लांट में वो कॉज न कर पाए। तो ये सब का स्टडी किस में करते हैं? प्लांट पैथोलॉजी में। ये स्कोप है कि प्लांट पैथोलॉजी के रोग जो कारक हैं उनकी पहचान करना
और बैक्टीरिया से हो, चाहे वायरस से हो, चाहे नेमेटोड से हो, या किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हो, उनका डिटेल अध्ययन करते हैं, उनके नेचर के बारे में जानते हैं, फिर उसका मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, इन सब का अध्ययन किस में करते हैं, प्लांट पैथोलॉजी में। तो ये भी एक स्कोप है। अब बात करेंगे डिजीज साइकिल। यह समझना कि बीमारी कैसे शुरू होती है। डिजीज साइकिल मतलब एक रोग है, कोई एक पैथोजन से, वो कहाँ से शुरू होकर के किस तरह से शुरू करके अपना अंत करता है और लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है। तो एक सर्किल भी बनता है, ऐसे ऐसे आकर के ऐसे फिर वहीं पे खत्म हो जाता है। फिर एक नेक्स्ट स्पोर, नेक्स्ट जनरेशन का स्पोर वो प्रोड्यूस करता है। जैसे एक बच्चा होता है, वो अपनी माँ के द्वारा पैदा होता है, फिर उसके बाद बड़ा होता है, फिर बड़ा होकर के फिर वो एक बच्चा खुद पैदा करता है, फिर उसका बच्चा है उस एक नेक्स्ट जनरेशन को पैदा करता है। तो क्या है, ये लाइफ साइकिल है, ये लाइफ साइकिल चलती रहती है। तो इस तरह से स्पोर्स होते हैं फंगस के, बैक्टीरिया के, वायरसेस के, वो भी इस तरह से क्या करते हैं, अपनी लाइफ साइकिल को चलाते रहते हैं। तो वो डिजीज साइकिल उसको बोलते हैं। डिजीज साइकिल वो अपनी लाइफ साइकिल किसी होस्ट प्लांट में ही कंप्लीट करेगा। जब तक उसको होस्ट प्लांट नहीं मिलेगा कॉज करने के लिए, तब तक वो अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कैसे कर पाएगा। तो लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए उसको होस्ट प्लांट की जरूरत होती है, और उसी में अगर वो इन्वेजन उसका हो गया, फिर कॉलोनी बनाएगा, सिम्टम्स शो करेगा, अपने उसी से प्लांट से क्या लेगा, भोजन लेगा, उस प्लांट को नष्ट कर देगा, और तब तक उसकी लाइफ साइकिल भी कंप्लीट हो जाती है। वही बता रहा है कि कैसे जीवित रहते हैं, कैसे फैलते हैं और कैसे शुरू होता है। ये होता है डिजीज साइकिल। इन्वायरमेंटल फैक्टर, तापमान और नमी जैसे कारकों का अध्ययन करना जो बीमारियों के प्रसार में मदद करता है। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर, ये इसका मतलब ये है कि इन्वायरमेंटल फैक्टर को अगर नहीं जानेंगे तो हम कैसे जान पाएंगे कि इसको फेवरेबल कंडीशन कौन सा है इसके लिए। यानी कोई पैथोजन है, मान लीजिए लेड ब्लाइट ऑफ पोटैटो है, वो हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन में तो ग्रो नहीं कर पाएगा। वो कूल मौसम चाहिए उसको, ह्यूमिडिटी के साथ साथ कूल मौसम में होता है, ठंडियों में प्रकोप अपना दिखाता है। तो उसके लिए कैसा एनवायरनमेंट चाहिए, इसका भी अध्ययन करना जरूरी होता है। नेक्स्ट, रोग नियंत्रण और प्रबंधन, इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। अब इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट का मतलब यह है कि हम रोगों का इस तरह से मैनेजमेंट करें कि सिर्फ किसी एक मैनेजमेंट को नहीं ध्यान में रखेंगे कि मान लीजिए फंजीसाइड का, अगर कोई फंगस लग रहा है तो सिर्फ फंजीसाइड का उपयोग करके उसको कंट्रोल करना, ये इंटीग्रेटेड नहीं है। या फिर मैकेनिकली या फिजिकली किसी एक कारक या किसी एक फैक्टर के द्वारा ही किसी रोग को कंट्रोल करना, ये इंटीग्रेटेड नहीं है। इंटीग्रेटेड मतलब ये होता है कि बायोलॉजिकल, केमिकल, फिजिकल सारे मेथड्स को अपनाया जाना, वो क्या होता है, इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट में फंजीसाइड्स का यूज करते हैं, जैविक नियंत्रण यानी बायोलॉजिकल कंट्रोल, किसी भी रोग को हम कौन से बायो एजेंट हैं, ऐसे बायो एजेंट कौन कौन से हैं जिससे हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे एक वीड होता है पार्थेनियम हिस्टोफोरस, कांग्रेस घास, उसको जाइगोग्रामा बाइकोलोराटा एक इंसेक्ट होता है, उसको खा लेता है, उसके पत्तियों को खा लेता है, वो कांग्रेस ग्रास को यानी पार्थेनियम हिस्टोफोरस को। तो उस पार्थेनियम का बायोलॉजिकल कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, वो उस इंसेक्ट के द्वारा कर सकते हैं। ठीक है। और इंसेक्ट के साथ साथ फंगस भी, ऐसे बहुत सारे फंगस भी हैं जो उस पत्तियों को खा लेते हैं, यानी बायोलॉजिकल कंट्रोल में फंगस का भी यूज करते हैं, बैक्टीरिया का भी यूज करते हैं, इंसेक्ट का भी यूज करते हैं। तो जीवों का अगर यूज कर रहे हैं, यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का हम यूज कर रहे हैं किसी भी रोग के नियंत्रण के लिए, तो उसको बोलते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल। और खेती के तरीकों को यानी क्रॉप रोटेशन को सही करके, जैसे कोई भी फील्ड है, लगातार एक ही पैटर्न पे खेती किए जाना कि गेहूं के बाद धान, फिर गेहूं के बाद धान, तो उसमें क्या होगा, कोई भी रोग हो जाएगा तो वो अपना प्रकोप जनरेशन टू जनरेशन दिखाता रहेगा। इसीलिए क्रॉप रोटेशन बताया जाता है कि एग्रोनॉमी में प्रिंसिपल्स होता है कि क्रॉप रोटेशन बहुत जरूरी होता है, और क्रॉप रोटेशन के सिद्धांत भी होते हैं। तो क्रॉप रोटेशन का मतलब है, अगर आपने किसी फील्ड में कोई पार्टिकुलर क्रॉप लगा दिया है और अगले साल उस क्रॉप को उस फील्ड में नहीं दूसरे फील्ड में ग्रो करिए। जैसे गेहूं लगाया आपने एक साल, दूसरे साल गेहूं की जगह दूसरी क्रॉप लगा दीजिए, रबी की सीजन में मटर लगा दीजिए, सरसों लगा दीजिए उसमें,
तो क्रॉप रोटेशन होता रहेगा। और अरहर के बाद दूसरे अदलहनी फसलों के बाद दलहनी फसलें, दलहनी फसलों के बाद अदलहनी फसलें, इस तरह से क्रॉप रोटेशन करते रहना चाहिए। एक फील्ड पे लगातार एक ही क्रॉप को लगाने से कोई भी रोग होगा वो अपना प्रकोप ज़्यादा दिखाएगा। दूसरा प्लांट आएगा तो उसके लिए सुटेबल होस्ट नहीं होगा, तो वो पैथोजेंस कम हो जाएंगे, मर जाएंगे, या फिर अगली क्रॉप आप लगाएंगे तो बहुत कम देखने को मिलेगा कि आपको वो फिर से रोग ग्रसित करे आपके पौधे को। तो इसलिए क्रॉप रोटेशन जरूरी होता है, यानी एक फील्ड में लगातार एक एक क्रॉप को, वही क्रॉप को लगातार रोटेट नहीं करना चाहिए, फसलों को अदल बदल कर ही बोना चाहिए। तो क्रॉप रोटेशन का इसलिए बहुत जरूरी होता है कि पैथोजेंस होते हैं, फंगस होता है या बैक्टीरिया, उसका स्पोर्स होता है, उस स्पोर्स को क्या होता है जब अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेता है, स्पोर्स उसमें से रप्चर होके कोनिडिया या स्पोरेंजिया होता है, उसमें से निकलता है, तो वो कहाँ जाएगा? फील्ड में जाएगा, स्टबल्स में जाएगा, क्रॉप रेडिड्यूज में जाएगा, जो भी पत्तियां गिरेंगे, जड़ हैं उनके उसी में रहेंगे। नेक्स्ट साल में, ईयर में उसको फिर आप ग्रो करेंगे तो क्या होगा? फिर वही क्रॉप पा गया है वो पैथोजन, फिर आपका उसी में इन्फेक्शन कर दिया, सिम्टम्स फिर शो करेगा, फिर रोगी हो जाएगा वो पौधा। तो होस्ट प्लांट को हमेशा उसको नहीं देते रहना चाहिए, यानी क्रॉप रोटेशन को अपनाना बहुत जरूरी होता है। रोग प्रतिरोधी किस्में, रेसिस्टेंट वैरायटी, प्लांट ब्रीडर्स के साथ मिलकर ऐसी फसलों को विकसित करना जिन पर बीमारियों का असर न रहे। यानी प्लांट ब्रीडर ऐसा एक वैरायटीज डेवलप करते हैं कि जो किसी एरिया में, मान लीजिए कोई पैथोजन है, कोई रोग है जो किसी क्रॉप में लगातार वो कॉज कर रहा है, तो फिर एक ऐसी वैरायटी को डेवलप किया जाए कि जो पैथोजेंस है, जो पर्टिकुलर पैथोजेंस किसी विशेष एरिया में क्रॉप को लगातार क्या कर रहा है, इफेक्ट डाल रहा है, इस पर अफेक्शन उसका हो रहा है, तो ऐसे वैरायटी को डेवलप करें कि उसको टोलरेट कर जाए, उसमें ऐसे मैकेनिज्म डालें, ऐसा मैकेनिज्म डालें कि वो टोलरेट कर जाए। मान लीजिए एपिडर्मल बहुत हार्ड बना दें कि उसके पैथोजेंस वो रप्चर न कर पाएँ, और उस प्लांट के लीफ के या स्टेम्स के सेल को उसमें इन्वेजन न कर पाएँ, एंट्री न कर पाएँ, इन्फेक्शन न कर पाएँ। जब एंट्री ही नहीं होगी तो इन्फेक्शन नहीं होगा। तो ऐसे मैकेनिज्म को, या फिर ऐसा मैकेनिज्म हम डेवलप करें कि वो पैथोजेंस उस सेल सेप में जाए या फिर इंटर कर जाए तो वो मर जाए। ऐसा मैकेनिज्म डेवलप करें कि ऐसा पॉइजन उसमें डालें उस पैथोजेंस के लिए, उस प्लांट में विद्यमान हो, उपस्थित हो, इस्टेब्लिश हो, और वो जैसे ही खाए वो उस प्लांट के पार्ट को उसके सिस्टमिक नेचर में ऐसा पॉइजन बन जाए, पेट में स्टमक पॉइजन बन जाए कि वो फिर मर जाए। तो इस तरह से हम कंट्रोल कर सकते हैं किसी भी पैथोजेंस को। तो ये हमारा स्कोप होता है प्लांट पैथोलॉजी में। तो रेसिस्टेंट वैरायटी को डेवलप करना, यानी उस रोग से लड़ने की क्षमता विकसित करना, ऐसा वैरायटी डेवलप करना, उसको बोलते हैं रेसिस्टेंट वैरायटीज। प्लांट क्वारंटाइन, किसी देश या क्षेत्र दूसरे क्षेत्र में बीमारियों के प्रसार को कानूनी तौर पे रोकना। ये प्लांट क्वारंटाइन क्या होता है? जैसे कोरोना जब आया था तो जिसको हो जाता था, थोड़ा छींक वगैरह आ गया तो बोलते थे ये पॉजिटिव हैं, इनको 14 दिन के लिए क्वारंटाइन रखा जाता। तो उसी समय लगभग सब जान गए थे क्वारंटाइन क्या होता है। तो क्वारंटाइन मतलब ये होता है कोई भी रोगी पौधा हो, कोई भी रोगी व्यक्ति हो, कोई भी ऐसा इन्फेक्टेड चीज हो जिससे कि वो रोग फैला सकता है या वो रोगी है, तो उसको अलग रखा जाता है। उसको एक लीगल एक्ट बना है, क्वारंटाइन एक्ट, उसके अंतर्गत उसको कहीं इंपोर्ट या एक्सपोर्ट नहीं किया जा सकता है। जैसे दार्जिलिंग का एक पोटैटो है, वहाँ का जो पोटैटो है उसमें जो रोग लगता है, मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं बाद में बता दूंगा, कि वो कहीं भी एक्सपोर्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि वो क्वारंटाइन में है। वो कहीं दूसरी जगह जाएगा तो वो भी फैला देगा। पहले जब क्वारंटाइन एक्ट वगैरह नहीं बने थे तो बाहर से सीड आता था तो उसके साथ बहुत सारे वीड्स आ जाते थे, बहुत सारे पैथोजेंस आ जाते थे उसी सीड में। कोई जांच वगैरह होता नहीं था, क्वारंटाइन स्टेशन थे नहीं, तो वो उनका इन्फेक्शन पूरे देश में, विदेशों में, एक स्थान से दूसरे स्थान, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे पहुंच करके फैल जाता था, ढेर सारा उसका प्रकोप बढ़ जाता था। तो फिर इसको क्वारंटाइन स्टेशन बनाया गया कि आप कहीं भी सीड
ग्रो कर रहे हैं उस दूसरी जगह बेच रहे हैं, जाएगा तो पहले उसका टेस्टिंग होगा कि किसी रोग से प्रभावित तो नहीं है। यदि प्रभावित है तो उसको क्वारंटाइन किया जाएगा, यानी उसको एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, या हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो क्वारंटाइन स्टेशन में उसका जांच होगा, किसी भी प्रकार से उसमें रोग है या कोई वीड है, फॉरेन मटेरियल है जो कि हमारे यहाँ आकर के वो एक बीमारी का रूप पकड़ सकता है, तो उसको हम नहीं लाते हैं, उसको क्वारंटाइन स्टेशन पर ही रोक दिया जाता है। तो क्वारंटाइन एक्ट बना है, तो क्वारंटाइन बनाया जाता है प्लांट्स के लिए दूसरे क्षेत्र में, ताकि वो कोई बीमारी ना फैले, कोई वीड्स वगैरह ना फैले। कैरियर और रोजगार के अवसर, इसमें क्या स्कोप है? प्राइवेट सेक्टर में है भी, कंपनियां हैं, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स, कंपनी है जिसमें आप जा करके वहाँ काम कर सकते हैं, रिसर्च का काम कर सकते हैं, सेल्स का काम, मार्केटिंग का काम कर सकते हैं, एग्रो इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं, जहाँ फूड प्रोसेसिंग वगैरह होता है उसमें काम कर सकते हैं। फूड प्रोसेसिंग में आप पैथोलॉजिस्ट है, आपके बारे में, आपको पैथोलॉजी के बारे में जानकारी है, तो उसमें फूड प्रोसेसिंग में फफूंद वगैरह ना लगे, फफूंद के बारे में। और विषैले टॉक्सिक जो पदार्थ हैं, अफ्लाटॉक्सिन वगैरह है, उसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, इन सब के जो विशेषज्ञ हैं उनको जॉब मिल सकती है किसमें? एग्रो इंडस्ट्री वगैरह में। तो ये भी स्कोप है। फिर इसके बाद एडवांस टेक्नोलॉजी। एडवांस टेक्नोलॉजी में क्या है आजकल? रिमोट सेंसिंग, एआई आ गया है, रिमोट सेंसिंग आ गया है, यानी ऐसे ऐसे सिस्टम आ गए हैं कि कोई भी क्रॉप आप कितनी भी दूर पे ग्रो किए हैं, आप अपने घर बैठे उसको डिटेक्ट कर सकते हैं, मशीन अपने मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हैं कि हमारे पौधे को क्या चाहिए, पानी कितना चाहिए, कब चाहिए, न्यूट्रिएंट कितना चाहिए, कब चाहिए, या कोई भी रोग लग रहा है उसकी जानकारी आपके मोबाइल में आ जाएगा। या फिर ऐसे ड्रोन आ गए हैं। ड्रोन क्या है? टेक्नोलॉजी ही है। कोई भी इंसेक्टिसाइड हो, पेस्टिसाइड हो, या फिर फोलियर एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर का आप कर रहे हैं, फर्टिलाइजर का घोल बना करके फोलियर एप्लीकेशन करना चाहते हैं तो ड्रोन के माध्यम से कर सकते हैं। रिमोट से ड्रोन चलाएंगे और पूरे प्लांट में, पूरे फील्ड में क्या हो जाएगा? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फर्टिलाइजर एंड इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड का आप कर सकते हैं। तो रिमोट सेंसिंग ड्रोन हो गया, एआई का उपयोग करके खेत में बीमारी का शुरुआती पर ही स्तर पर कंट्रोल कर सकते हैं। अगर भाई मशीनों के द्वारा अगर कोई डिटेक्ट हो रहा है, कोई रोग का पहचान हो रहा है, तो हमारी आंखों से जो देख रहा है उससे तो कहीं बेहतरीन वो बता सकता है ना कि कोई रोग आ गया है, कोई रोग लगने वाला है। हो सकता है हम आंखों से उतना जल्दी पहचान न कर पाएँ, या फिर ऐसे स्टेज पे पहचान कर पाएँ जहाँ पे कंट्रोल कर पाना थोड़ा मुश्किल हो, या फिर हम कंट्रोल करेंगे भी तो हमारा कॉस्ट ज़्यादा लग जाएगा, उसके एवज में हमको प्रॉफिट या प्रोडक्शन कम मिलेगा। लेकिन जब हम टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं तो टेक्नोलॉजी में करता क्या है? सेंसर लगे होते हैं पौधों में, सेंसर, या फिर उस प्लांट फील्ड में ऐसे सेंसर लगे होंगे जो रिमोट से कंट्रोल होंगे, आपके मोबाइल से अटैच होगा, सारी इंफॉर्मेशन देती रहेगी कि सॉइल में कितनी % नमी है, कितना न्यूट्रिएंट की आवश्यकता है, या कौन से न्यूट्रिएंट की आवश्यकता है, नाइट्रोजन का, फास्फोरस का, या फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का, कॉपर हो गया, फेरस हो गया, या फिर जिंक का, सारे न्यूट्रिएंट्स जो भी इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स को रिक्वायर्ड होते हैं, सारी चीज़ की जानकारी किससे मिलेगा? वो सेंसर्स के द्वारा मिलती रहेगी। और सही समय पे कोई भी रोग है उसका आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, और सही समय पर एप्लीकेशन कर सकते हैं किसी भी इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड या फर्टिलाइजर का। तो ये बहुत बेहतरीन टेक्नोलॉजी आ गया है। पादप रोग विज्ञान का उद्देश्य क्या होता है, यानी ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? उद्देश्य क्या होता है? तो मुख्य उद्देश्य फसलों को स्वस्थ रखकर खाद्य सुरक्षा यानी फूड सिक्योरिटी सुनिश्चित करना। ठीक है। पादप रोग विज्ञान का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि कोई भी फसल हो वो किसी भी रोग से प्रभावित ना हो। अगर प्रभावित हो जाएगा तो प्रोडक्शन कम होगा, तो फूड सिक्योरिटी हमारी प्रॉब्लम में आ जाएगी, हम खाद्य सुरक्षा को नहीं मेंटेन कर पाएंगे। तो यह सुनिश्चित करना कि पौधा स्वस्थ हो और खाद्य सुरक्षा को भी मेंटेन करें। तो पहला होता है स्टडी ऑफ पैथोजेंस, यह है रोग जनकों का अध्ययन।
यानी फंजाई है, बैक्टीरिया है, नेमेटोड्स वगैरह जितने भी कॉजल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो माइकोप्लाज्मा वगैरह हो, जो भी रोग का कारक है उसका अध्ययन करना, उसके नेचर के बारे में जानना, ये सारे डिस्कस हो चुका है। ठीक है। इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च, ये क्या दिया है? ICAR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च। ICAR का जो ICPAR है, जहाँ पे कि दाल का रिसर्च होता है, वहाँ पे आप शोध कर सकते हैं। रोग विकास की प्रक्रिया यानी डिजीज डेवलपमेंट, यह समझना कि बीमारी कैसे फैलती है, पौधों की कोशिकाओं में यह हमला कैसे करती है, होस्ट पैथोजेंस को कैसे ये अपने प्रभाव से प्रभावित करता है, वो डिजीज साइकिल में हमने डिस्कस कर चुका है। अब बीमारी का प्रबंधन यानी संक्रमण को रोकने के लिए कौन से प्रभावी तरीकों को अपनाया जाए, तो सबसे प्रभावी तरीका है इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट, यानी केमिकल, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल सारे तरीकों को अपना करके हम किसी भी रोग को, किसी भी डिजीज को आसानी से और बेहतर तरीके से और कम इन्वेस्ट में, कम कास्ट में अधिक से अधिक लाभ कमा सकते हैं, अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम सिर्फ केमिकल का ही यूज करें तो कास्ट ज़्यादा हो जाएगा, तो केमिकल के साथ साथ बायोलॉजिकल, अगर बायोलॉजिकल का यूज करेंगे तो सस्टेनेबिलिटी बनी रहेगी हमेशा। अगर लगातार आप केमिकल्स का यूज कर रहे हैं, फर्टिलाइजर्स का यूज, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड का यूज कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, हमारे फूड चेन में वो केमिकल्स आएगा, फिर हम खाएंगे, हमारा सिस्टम प्रभावित होगा। तो हमें कुछ बायोलॉजिकल एजेंट्स का भी उपयोग करना चाहिए, केवल केमिकल्स नहीं। जैसे इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट है, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट है, फर्टिलाइजर भी यूज करते हैं, तो खेती करते हैं ना, तो सिर्फ क्या करते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग भी करते हैं। किस लिए करते हैं? ताकि हम सिर्फ केमिकल के प्रभाव से प्रभावित न हो जाएं, कि केमिकल का प्रयोग करने से लगातार आपकी मिट्टी भी खराब हो जाएगी, मिट्टी की फर्टिलिटी खराब हो जाती है। इसलिए हम कहते हैं कि वहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग भी करनी चाहिए, गोबर का खाद, कंपोस्ट की खाद, केचुए की खाद, इन सब का भी यूज करते रहना चाहिए। इस तरह से डिजीज मैनेजमेंट में भी इंटीग्रेटेड यानी समन्वित रोग प्रबंधन का प्रयोग करते हैं, जिसमें कि बायोलॉजिकल कंट्रोल का भी प्रयोग करते हैं, क्रॉप रोटेशन का भी यूज करते हैं। रिड्यूसिंग लॉसेस, नुकसान को कम करना, यह भी उद्देश्य होता है प्लांट पैथोलॉजिस्ट का, कि फसल की कटाई से पहले और पोस्ट हार्वेस्ट बाद में कम से कम नुकसान हो। ऐसे हम तरीकों को अपनाते हैं आर्थिक नुकसान को न्यूनतम करना। ये इंग्लिश में है, कुछ बच्चों का कमेंट्स आता है कि सर इंग्लिश पढ़ाइए, तो मैं सोचता हूँ कि टोटली पीपीटी इंग्लिश में बनाऊँ, तो ढेर सारे बच्चों का डिमांड तो यही होता है कि हिंदी में पढ़ाया जाए, कुछ का इंग्लिश में होता है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि कहीं कहीं इंग्लिश हेडिंग जो है इंग्लिश में भी रहे, हिंदी में भी रहे। कुछ टर्म्स हैं जो मैं लगातार इंग्लिश में ही यूज करता हूँ, और इंग्लिश में थोड़ा सा ये ऑब्जेक्टिव्स हैं कि ऑब्जेक्टिव्स इसको हमने डाल दिया है, तो इंग्लिश वाले हिंदी वाले दोनों संतुष्ट रहें। और कभी मैं पीपीटी इंग्लिश में भी लाके बता दूंगा आपको, लेकिन सिर्फ इंग्लिश में बताऊंगा तो बहुत सारे बच्चे हैं जो सिर्फ हिंदी में पढ़ना चाहते हैं, तो सॉरी इंग्लिश वालों के लिए, लेकिन कोशिश करूंगा कि आप लोगों के लिए भी इंग्लिश में कुछ मैटर देता रहूं। स्टडीइंग कॉजेज ऑफ डिजीजेज, तो इन्वेस्टिगेशन करना, यह ऑब्जेक्टिव है, इन्वेस्टिगेशन करना बायोटिक कॉजेज एंड अबायोटिक कॉजेज। मतलब प्लांट पैथोलॉजी का ये उद्देश्य होता है कि कौन सा कॉज कर रहा है, एजेंट कौन सा है, बायोटिक है कि अबायोटिक। बायोटिक मतलब लिविंग एंड अबायोटिक मतलब नॉन लिविंग। तो लिविंग में क्या आएंगे, बैक्टीरिया आएगा, फंगस आएगा, वायरस आएगा, नेमेटोड आएगा, माइकोप्लाज्मा आएगा, जितने भी जीवित ऑर्गेनिजम्स कॉज कर रहे हैं पौधों को, वो क्या है, बायोटिक एजेंट हैं। अब नॉन बायोटिक यानी अबायोटिक, टेम्परेचर हो गया, न्यूट्रिएंट हो गया, वाटर की स्ट्रेसेस हो गए, ये क्या है, ये अबायोटिक फैक्टर्स हैं जो कि रोग को कॉज करते हैं। जैसे येलो लीफ वगैरह होता है जनरली हाई टेम्परेचर से, या कहीं कहीं पे वाटर लॉजिंग हो जाता है तो वहाँ पे भी पत्तियाँ पीली पड़ने लगती हैं, विल्टिंग वगैरह हो जाता है। तो हालांकि विल्ट जो होता है पैथोजेंस के द्वारा ही कॉज करता है, लेकिन फेवरेबल कंडीशन वाटर से मिल जाता है अगर वाटर लॉजिंग हुआ है तो इन्वेस्टिगेशन करना उसका बायोटिक फैक्टर का, अबायोटिक फैक्टर का, ये उद्देश्य होता है। अंडरस्टैंडिंग डिजीज डेवलपमेंट,
कि किस तरह से डिजीज यानी कोई रोग क्या कर रहा है, डेवलप कर रहा है किसी भी प्लांट में, होस्ट प्लांट में, किस तरह से उसका एनालाइज करना, मैकेनिज्म ऑफ पैथोजेनेसिस एंड इंक्लूडिंग हाउ पैथोजेंस इन्वेड, कॉलोनाइज एंड स्प्रेड विद इन होस्ट प्लांट। मैंने पहले ही डिस्कस कर चुका है इसको कि पैथोजेंस किस तरह से इंटर कर रहा है, पेनिट्रेट कर रहा है, फिर वो कॉलोनी बना रहा है, फिर वो इन्फेक्शन कर रहा है, फिर वो सिम्टम्स को कॉज कर रहा है, शो कर रहा है, और फिर वो डिजीज पूरा कॉज कर रहा है पूरे प्लांट में। तो इन सब चीज़ों का डिजीज का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है वो डिजीज साइकिल में हम चर्चा कर चुके हैं। कॉलोनी कैसे बनाते हैं, इन्वेड कैसे करते हैं, और फिर पैथोजेनेसिस यानी किस रोग जो होता है, पैथोजन जो होता है उसको, पैथोजेनेसिस का मतलब यह है कैपेसिटी टू कॉज डिजीज ऑफ एनी ऑर्गेनिजम्स और पैथोजेंस, यानी कोई भी रोग कारक है उसको किसी भी प्लांट को रोगी या रोग पैदा करने की क्षमता, वो है पैथोजेनेसिस। रोग कारक जो कि रोग पैदा करने की उसके अंदर जो क्षमता है, कैपेबिलिटी है, वो होता है पैथोजेनेसिस। ठीक है। एनालाइजिंग होस्ट पैथोजन इंटरेक्शंस, स्टडीइंग द इंटरेक्शंस बिटवीन द होस्ट प्लांट एंड द पैथोजेंस, पार्टिकुलरली इन रिलेशन इन्वायरमेंटल कंडीशंस। इन्वायरमेंटल कंडीशंस में हम ये देखते हैं कि वो जो क्या इंटरेक्शंस है पैथोजेंस और होस्ट प्लांट में, क्या इंटरेक्शंस है जिससे वो कोई भी रोग कॉज कर जा रहा है, और जनरली किसमें, इन्वायरमेंटल कंडीशंस में। डेवलपिंग मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज, क्या स्ट्रेटजी हमारी होगी, क्रिएटिंग मेथड्स टू कंट्रोल प्लांट डिजीज एंड मिनिमाइज द इकोनॉमिक लॉसेस इंक्लूडिंग बिडिंग फॉर रेसिस्टेंट यूजिंग पेस्टिसाइड बायोलॉजिकल मेथड्स। वही बार बार है कि कौन कौन से हमें स्ट्रेटजीज अपनाने हैं कि हमको रोग को कंट्रोल करना है, तो वही है IDM, इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। बायोलॉजिकल कंट्रोल, पेस्टिसाइड का यूज करेंगे, ब्रीडिंग रेसिस्टेंट वैरायटी यानी रेसिस्टेंट वैरायटी का उपयोग भी करेंगे हम, ताकि हम उस पर्टिकुलर रोग से हमारा प्रभावित पौधा ना हो, टोलरेट कर जाए, कोई भी रोग हो उसको टोलरेट कर जाए। तो वो क्या है, ब्रीडिंग फॉर रेसिस्टेंट वैरायटीज एंड पेस्टिसाइड का यूज करना, बायोलॉजिकल कंट्रोल यूज करना, ये हमारी स्ट्रेटजीज हैं। IDM में हमने बता दिया है। डिजीज प्रिवेंशन एंड फॉरकास्टिंग, डिजीज प्रिवेंशन एंड फॉरकास्टिंग में क्या है, इंप्लीमेंटिंग टेक्निक्स फॉर द प्रिवेंटिंग द स्प्रेड ऑफ डिजीजेस सच एज द क्वारंटाइन regulations and predicting future disease outbreaks। मतलब ये कि हम पहले से कोई भी रोग हमारे पौधे को अटैक करके प्रभावित न कर दे, हमें ऐसे स्ट्रेटजीज को, ऐसे रेगुलेशंस को लाने होंगे ताकि वो रोग हमारे पौधों को प्रभावित न कर पाए, हमारे फसलों को प्रभावित न कर पाए। ऐसे फॉरकास्टिंग हम पहले से ही करके अपने फ्यूचर प्लानिंग करेंगे अपने प्लांट्स को सुरक्षित रखने के लिए, ताकि हमारा प्रोडक्शन अच्छा मिल सके। तो बस इतना ही था। तो हम आगे आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे कि प्लांट पैथोलॉजी का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। आज ये इंट्रोडक्शन था, स्कोप था एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्लांट पैथोलॉजी। तो आई होप आपको ये डिस्कशन अच्छा लगा होगा, ये वीडियो अच्छा लगे तो RBS महाविद्यालय के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें वीडियो को। थैंक यू।